तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट कैसे बोलेंगे? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a closed loop is equal to mu naught times I net, यानी कि नेट करंट पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ द लूप या प्लेन ऑफ द लूप। तो क्या लिखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ को? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a closed loop is mu naught times the net current threading through द प्लेन ऑफ द लूप। ठीक है, ये है एम्पियर सर्किटल लॉ। यहाँ पर है लाइन इंटीग्रल का मतलब B डॉट DL, और इंटीग्रेशन पर सर्कल का मतलब अलोंग ए क्लोज्ड लूप इज म्यू नॉट टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन द नेट करेंट थ्रेडिंग थ्रू द प्लेन ऑफ द लूप। ठीक है, लूप के अंदर से जो करंट जा रही है बस उसको लेना है, बाहर वाले को नहीं लेना है। तो ये है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इसी का हमें एप्लीकेशन करना है। पहले सबसे इजी एप्लीकेशन, तो वो इजी एप्लीकेशन क्या है? वो इजी एप्लीकेशन है एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उससे r डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, इसमें I करंट पास हो रहा है। ठीक है, तो इस वायर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। यहाँ पर इस P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, कितना होगा। तो कूलम्स लॉ जो हम लोग कूलम्स लॉ नहीं, गॉस लॉ जो पढ़ते थे उसमें भी ऐसा ही था कि एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और उससे कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। वैसे यहाँ पर है एक करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स करंट का टाइप किस तरह का करंट है। यहाँ पे स्ट्रेट वायर में करंट है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये डॉट डॉट दोनों तरफ बने हैं मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग। ठीक है, तो ये एक ईजी एप्लीकेशन है, सबसे बेसिक, जैसे कि गॉस लॉ में था सबसे बेसिक वाला कि एक पॉइंट चार्ज है, उससे r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो अगर याद करें, जिन लोगों ने पहले वाले लेक्चर्स देखे हैं गॉस लॉ वाले, वो याद करें तो वहाँ क्या बताया गया था कि गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस एक क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस होता है जो उस पॉइंट को इंक्लूड करना चाहिए जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। और सरफेस का शेप और साइज़ हम कैसा भी ले सकते हैं, शेप कैसा भी ले सकते हैं। तो प्रिफरेबली हम एक ऐसा शेप लेते हैं कि उस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक बराबर हो। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि सब जगह सेम है तो इंटीग्रेशन में कॉमन आ जाता है। सिमिलर चीज़ यहाँ भी करना है, बस डिफरेंस सिमिलर बोला है, सेम नहीं। डिफरेंस ये है कि वहाँ पर लेते थे गॉसियन सरफेस, यहाँ पर लेंगे एम्पीरियन लूप। ठीक है, एम्पीरियन लूप। तो गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी क्या थी कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है वो पॉइंट सरफेस पर आना चाहिए। सिमिलरली एम्पीरियन लूप ऐसा होना चाहिए कि जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है वो पॉइंट उस लूप पर आना चाहिए। दूसरी बात, गॉसियन सरफेस क्या बोला था? सिमेट्रिकल होना चाहिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट सिमेट्रिकल होना चाहिए, जिससे कि सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक जैसी हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर याद नहीं है तो अगर पॉइंट चार्ज है Q, तो इस और अगर r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था तो हम r रेडियस का ही एक स्फीयर लेते हैं। तो हर पॉइंट क्योंकि r डिस्टेंस पर है तो सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाता है।
और आर रेडियस का ही क्यों लिया, क्योंकि आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट था, आर रेडियस का सरफेस लोगे तो पी पॉइंट अपने आप सरफेस पर आ जाएगा। सिमिलर चीज़ हमें यहाँ करना है। एम्पीरियन लूप कितने रेडियस का लेना है, जितनी दूर ये पी पॉइंट है। तो अगर हम यहाँ एक लूप बनाते हैं, ये एक लूप बना लिया, ये इसका बैक साइड है उसको डॉटेड दिखाया है और सामने वाले साइड को सॉलिड दिखा दिया। तो इस लूप का हर पॉइंट आर डिस्टेंस पर है, एवरी पॉइंट इज़ एट डिस्टेंस आर। तो उससे क्या होगा, इस लूप के हर पॉइंट पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर या कहीं भी, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड एक बराबर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एक बराबर हो जाने से जब हम बी डॉट डी एल करेंगे तो उसमें बी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि वो सब जगह एक जैसा है। ठीक है, और फिर सिमेट्रिकल बनाते थे, यहाँ सरफेस बनाते थे गॉस लॉ में, वैसे यहाँ पर एम्पीरियन लूप प्रिफरेबली सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात क्या होनी चाहिए, गॉस लॉ में क्या करते थे, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, फिर क्या करते थे, उस पॉइंट पर एक सरफेस एलिमेंट लेते थे ds, फिर बनाते थे ds वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानबूझकर ऐसा लेते थे सरफेस वेक्टर कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ जाए, जिससे कि जब हम ई डॉट डी एस करें तो फिर हो जाए ई डी एस कॉस ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो हो जाता है 1, तो ये आ जाता है ई डी एस। सिमिलर चीज़ यहाँ पर करेंगे कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का पॉसिबल डायरेक्शन है, यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आने की पॉसिबिलिटी है, उसी डायरेक्शन में हम डी एल वेक्टर ले लेते हैं। तो उससे बी डॉट डी एल में भी यही काम हो जाएगा, बी डी एल कॉस ज़ीरो। तो यहाँ देखो, इस लूप पर अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो किधर आने की पॉसिबिलिटी है, कैसे पता चलेगा, करंट जिधर है उस डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को रखेंगे और फिंगर्स को ऐसे मोड़ेंगे। तो फिंगर्स ऐसे मुड़ रहे हैं, यानी कि अगर टॉप व्यू देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तो सिमिलर चीज़ यहाँ पे करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डीएल वेक्टर लेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। ठीक है, पी पॉइंट पर हमें निकालना है तो हम पी पॉइंट पर ही इनको बना लेते हैं। ऐसे तो किसी भी पॉइंट पे बनाया जा सकता है, बट जिस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है उसी पॉइंट पे बना लिया जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर कैसे निकाला जाएगा, ऐसे यहाँ पर पी पॉइंट पर जब आएगा तो अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड पाम रूल से भी चेक कर लेते हैं, थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स टुवर्ड्स दैट पॉइंट, यानी कि पॉइंट पी की तरफ, देन डायरेक्शन ऑफ पुश विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के नॉर्मली इनवर्ड होगा। ठीक है, तो नॉर्मली इनवर्ड तो हम दिखा नहीं सकते, इसलिए हम इस तरह से एरो दिखा देते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली इनवर्ड है, तो इसी डायरेक्शन में डी एल वेक्टर लेना है और इसी डायरेक्शन में बी वेक्टर लेना है। ठीक है, तो अब हम पी पॉइंट पर बी डॉट डी एल करेंगे, जैसे यहाँ पर ई डॉट डी एस करते थे, फिर पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर देते थे। सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे, बी डॉट डी एल करेंगे पी पॉइंट के लिए, और फिर पूरे लूप के लिए, बार बार ध्यान रहे यहाँ पे लूप है, सरफेस नहीं है। ठीक है, तो पूरे लूप के लिए फिर इंटीग्रेट कर देते थे। तो एम्पीरियन लूप ले लिया, पहला काम हो गया, सिमेट्रिकल होना चाहिए, ये भी हो गया। फिर डी एल वेक्टर का डायरेक्शन देखना है, वो भी हो गया। फिर फोर्थ काम क्या है, बी डॉट डी एल करेंगे और पूरे लूप के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो पूरे लूप के लिए जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बी डी एल कॉस ज़ीरो। कॉस ज़ीरो क्यों, क्योंकि डी एल और बी सेम डायरेक्शन में है, तो कॉस ज़ीरो हो जाता है 1, और यहाँ से बी कॉमन है, सब जगह एक जैसा है, तो इसलिए ये कॉमन आ गया इंटीग्रेशन में। यहाँ पर आ गया डी एल का क्लोज्ड लूप के लिए इंटीग्रेशन। डी एल क्या चीज़ था, डी एल था इस लूप का एक छोटा लेंथ एलिमेंट। तो अगर पूरे लूप के लिए, पूरे क्लोज्ड लूप के लिए डी एल सारे डी एल को इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, तो सारे लूप के लिए इंटीग्रेट कर दिया, तो डी एल का क्लोज्ड लूप के लिए इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इस लूप के सरकमफेरेंस के बराबर आ जाएगा। तो बी डॉट डी एल की वैल्यू हमने निकाल ली इस केस में, जो कि आ गई बी इंटू 2πr। ये चौथा काम हो गया। अब अगर याद करो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम ई डॉट डी एस क्लोज्ड सरफेस के लिए कैलकुलेट करके निकाल लेते थे जो भी आता था, फिर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ लिखते थे। ठीक है, कि कितना फ्लक्स आएगा, फिर दोनों को इक्वेट करते थे। सेम चीज़ यहाँ पर करना है। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ में, सॉरी नॉट गॉस लॉ, यहाँ पर एम्पीरियन लॉ यूज़ कर रहे हैं।
अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ लिखेंगे कि कितना बी डॉट डी एल आता है। ये तो कैलकुलेशन से आया है बी डॉट डी एल। अब बी डॉट डी एल लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग बी डॉट डी एल होना चाहिए, इस लॉ के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, म्यू नॉट टाइम्स आई नेट। आई नेट क्या है, इस क्लोज्ड लूप के अंदर से जितना करंट जा रहा है, ठीक है। डी एल और बी के बीच 180, कहाँ 180 है, कहीं तो 180 नहीं लिखा है, 0 लिखा हुआ है, क्योंकि बी और डी एल सेम डायरेक्शन में, ठीक है। 180 तो कहीं लिखा ही नहीं है, कैसे ये डाउट आया। ओके, विल डिस्कस इट लेटर। म्यू नॉट आई नेट, आई नेट क्या चीज़ है, इस लूप के अंदर से जो करंट जा रहा है, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखें, एक ही वायर है और एक ही बार ऐसे ऊपर जा रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन करंट का आ रहा है, तो पॉजिटिव करंट लेंगे, तो अल्टीमेटली आई नेट विल बी इक्वल टू आई। तो ये है बी डॉट डी एल अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, और ये है बी डॉट डी एल अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड, एक ही लूप और एक ही करंट के लिए लिखे गए, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, b इंटू 2 पाई आर is equal to mu naught I, therefore B is equal to mu naught I by 2 pi R। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर एट डिस्टेंस R, ठीक है। 2 पाई है ये, यहाँ तक समझ आ गया। तो इस एक्सप्रेशन को ज़रा ध्यान से देखें, जो हमने पहले, इससे पहले 2 क्लास पहले पढ़ा था कि 2 क्लास पहले पढ़ा था हमने कि सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, कितना आया था, म्यू नॉट आई बाई 2R। तो ज़रा कंपैरिजन करो दोनों एक्सप्रेशन का, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 2 पाई आर और यहाँ पे 2R, बस इतना डिफरेंस है। इसलिए याद रखना है कि ये दोनों एक्सप्रेशन सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, बट ये याद रखना है कौन सा वाला किसके लिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय डाउट हो जाता है, ठीक है। समझ में आया। तो बी डॉट डी एल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा ही ज़ीरो एंगल आएगा, बी डॉट डी एल, बी और डी एल के बीच में ज़ीरो एंगल हमेशा ही आएगा। क्यों आएगा, ये पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया गया था, आज सुबह वाले ही क्लास में एक्सप्लेन किया गया था, फिर से बता देते हैं। ध्यान से सुनना है, उस क्लास को फिर से देख लेना है, उस लेक्चर को, फिर भी बता देते हैं। तो बी और डी एल हमेशा सेम डायरेक्शन में ही लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी चॉइस होती है, ठीक है, हम किधर भी ले सकते हैं। तो हम नोइंगली ऐसा लेते हैं कि ऊपर की तरफ जो करंट जा रहा है उसको पॉजिटिव अगर हम लेंगे तो फिंगर्स को देखो, फिंगर्स हमेशा ऐसे मुड़ेंगे इस तरफ, तो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, और जिस डायरेक्शन में फिंगर जा रहे हैं इसी डायरेक्शन में डीएल का डायरेक्शन भी लेंगे, ठीक है। ये आर्बिट्रेरी होता है, हम किधर भी ले सकते हैं। जैसे कि गॉसियन सरफेस किसी भी शेप और साइज़ का लिया जा सकता है, वैसे ही ये लूप में इंटीग्रेशन हम किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसा भी कर लो। तो जनरली ऐसा करते हैं कि जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है करंट का उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, तो उसको पॉजिटिव लोगे तो अपने आप फिंगर्स ऐसे आएंगे। तो ये जो डायरेक्शन होगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों को लेंगे तो अपने आप से उनके बीच एंगल 0 आ जाएगा। क्योंकि ये आर्बिट्रेरी होता है लूप, आर्बिट्रेरी मतलब हम अपनी इच्छा से कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए कैसे भी ले सकते हैं। तो हम नोइंगली ऐसा लेते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है। अगर अपोजिट लोगे तो फिर करंट का डायरेक्शन नेगेटिव आ जाएगा, यानी फिर करंट ये नहीं होगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। तो बात वही है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मान लो किसी ने डीएल ऐसे ले लिया और मैग्नेटिक फील्ड वो बता रहा है ऐसे, उसका उल्टा, तो ऑब्वियसली थंब नीचे की तरफ चला गया, मतलब करंट नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम जानबूझकर बी और डीएल को सेम डायरेक्शन में ले लेते हैं।
तो ये एक्सप्रेशंस पर ध्यान देना, दोनों मिलते जुलते हैं बट दोनों बिल्कुल अलग हैं। ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए है, ठीक है, और ये स्ट्रेट वायर के लिए है, इसमें 2 पाई आर आ रहा है। इसको याद रखने का और एक तरीका भी है, वो भी ध्यान से देख लो। अगर मैग्नेटिक फील्ड का नेचर देखो उससे तुम्हें याद रहेगा। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का नेचर है स्ट्रेट वायर के लिए वो ऐसे है, सर्कुलर टाइप का, यानी स्ट्रेट वायर के चारों तरफ ऐसे सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड है। ये जस्ट याद रखने के लिए बता रहे हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है। तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें याद रख लो कि इसमें 2 पाई आर आएगा, सरकमफेरेंस आ जाएगा, ठीक है। और अगर करंट सर्कल में होता, करंट अगर सर्कल में होता तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, सेंटर पर अगर देखें, देखो दोनों डायग्राम मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे, बट दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसमें करंट सीधा है और मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में है, इसमें करंट सर्कल में है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। समझ में आई बात? इस बात को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। इसमें करंट सर्कुलर है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है सीधा, और इसमें करंट सीधा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है सर्कल में। तो इसमें क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है इसके लिए, स्ट्रेट वायर के लिए, और सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड, सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, μ0I/2r होगा, ठीक है। तो ये बात को याद रखना है अच्छे से। इसमें और एक बात बता देते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ सेंटर पर बताया गया है, लेकिन ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में इसका डायग्राम भी दिया हुआ है और ये सीबीएसई एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो जगह दिखाई दे रही है यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह का, ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्यों होगा अभी बताते हैं। यहाँ पर एकदम किनारे पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, समझ में आया, और इस किनारे पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होगा ये आराम से बता सकते हैं। लूप के इस पार्ट को अगर देखें, इस पार्ट को, यहाँ फिर से डायग्राम बना लेते हैं इसी लूप का, ये जो है लूप बना है इसका, ये सर्कुलर करंट था, ऐसे सर्कुलर करंट है। तो इस जगह पर अगर करंट एलिमेंट लोगे, ठीक है, ये लूप ऐसे पड़ा हुआ है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, मतलब ऐसे पड़ा है ये रिंग, ठीक है। तो रिंग के इस एंड पर अगर तुम करंट को देखोगे तो करंट कैसे होगा, देखो हमारा रिंग कहाँ गया जो हमने कल यूज़ किया था, ये एक डिस्क है बट तुम इसको रिंग मान लो, ठीक है, डिस्क है, इसको रिंग मान लो, खाली सरकमफ्रेंस है। तो ये डायग्राम में कैसे रखा हो, ये ऐसे रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करंट जा रहा है। अगर तुम यहाँ पर देखोगे करंट एलिमेंट बनाओगे तो कैसे आएगा, ऐसे, जिधर फिंगर है अंदर की तरफ आएगा इस एंड में। यहाँ पर बनाओगे तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा बाहर की तरफ। देखो पेन से बता देते हैं तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर करंट एलिमेंट ऐसे होगा, फिर ऐसे मुड़ जाएगा, फिर यहाँ जब आओगे तो अंदर की तरफ हो जाएगा, फिर ऐसे बैक साइड में जाएगा, ठीक है, फिर घूमकर ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है। तो इस एंड पे अगर देखा तो करंट एलिमेंट अंदर की तरफ आ रहा है। तो करंट एलिमेंट अगर अंदर की तरफ आ रहा है आइडियल, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ आइडियल एंड फिंगर्स विल बी कर्ल्ड लाइक दिस, ठीक है। यहाँ इस एंड पे बता रहे हैं। तो यहाँ अगर करंट एलिमेंट अंदर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा, इस करंट एलिमेंट के चारों तरफ ऐसे फिंगर्स घूमेंगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर जब देखोगे तो करंट एलिमेंट बाहर की तरफ निकल रहा है ऐसे, यहाँ पर, यहाँ करंट एलिमेंट ऐसे है। तो यहाँ अगर हम राइट हैंड के थंब को रखें करंट एलिमेंट के डायरेक्शन में और फिंगर्स को मोड़ें तो ऐसे आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर दिखाया। ये बीच वाली जगह में भी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, वही सेम लॉजिक से, ठीक है। यहाँ भी ऐसे होगा। ये डायग्राम कैन यू इमेजिन 3 मार्क्स में आया था, खाली ये डायग्राम बना दो 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक। तो ये डायग्राम को समझ लो, ये था सर्कुलर करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, सेंटर पे ऐसे दिखाई देगा स्ट्रेट लाइन, और इधर ऐसे मुड़ जाएगा सर्कुलर करंट के लिए, और ये स्ट्रेट करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ठीक है। तो ये डिस्कशन ऐसे ही चलता रहेगा, बार बार ये बातें आएंगी सामने इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते, और बार बार ये डिस्कशन होगा और हर बार कुछ नई बात इसमें ऐड हो जाएगी, तो उसको ध्यान से सुनते रहना है। तो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ का सबसे इजी वाला एप्लीकेशन एक कर लिया,
एक पतला स्ट्रेट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर था, उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। अब और एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, वो ये है कि अब हमारे पास एक मोटा वायर है, एक थिक सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है, एक थिक सिलिंड्रिकल वायर है, बट ये अभी भी इनफाइनाइट लेंथ का ले लिया गया है, बिकॉज एम्पियर सर्किटल लॉ इनफाइनाइट लेंथ वाले वायर पर ही एप्लीकेबल है। फाइनाइट लेंथ के लिए फिर से बायो-सेवर्ट लॉ यूज़ करना पड़ेगा। ये एक मोटा सा एक वायर है, सिलिंड्रिकल वायर, इसमें करंट पास हो रहा है, और ये मान लो इस वायर की एक्सिस है, ये इस वायर की एक्सिस है, ठीक है। ये बिल्कुल पानी के पाइप के जैसा है, जैसे खेत में गांव में देखते हैं ट्यूबवेल होता है, एक मोटा सा पानी का पाइप, वहाँ से पानी बाहर निकलता है, ठीक है। इमेजिन करना उस बात को, उसी को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और ये इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन एरिया है इस सिलेंडर का। एक इधर दिखा देते हैं, एक इधर दिखा देते हैं, है तो ये इनफाइनाइट लेंथ का, बट हमने ऐसे बीच में कहीं पे दिखा दिया, इधर इधर। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये एरिया है मान लो ए, और इस सिलेंडर की रेडियस है सपोज स्मॉल ए, मान लो इस सिलेंडर की रेडियस स्मॉल ए है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब हमें बताना क्या है कि एक्सिस के बाहर, एक्सिस के बाहर नहीं, मतलब इस वायर के बाहर यहाँ एक पॉइंट P है, एक्सिस से R डिस्टेंस पर, इस सिलिंड्रिकल वायर की एक्सिस से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ इसमें यूज़ करेंगे और इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये निकालेंगे। तो अभी जैसे डिस्कशन हुआ था, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई अगर हमें करना है तो सबसे पहले हमें एक एम्पीरियन लूप कंसिडर करना होगा, एक एम्पीरियन लूप हमें मानना होगा। और एम्पीरियन लूप कैसा होना चाहिए, एम्पीरियन लूप उस पॉइंट को इंक्लूड करना चाहिए जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट तभी इंक्लूड हो पाएगा जब लूप की रेडियस भी इतनी ही हो, R रेडियस हो, ठीक। और दूसरी बात, लूप सर्कुलर बनाएंगे, तो सर्कुलर बनाने से क्या होगा, ऐसे चारों तरफ सर्कुलर लूप बनेगा। ये सिलिंड्रिकल वायर ऐसे रखा हुआ है अंदर, ये सिलिंड्रिकल वायर रखा हुआ है, इसके चारों तरफ हमें लूप बनाना है, ठीक है। ऐसे ऐसा लूप बनाना है कि P पॉइंट उसमें इंक्लूड हो जाए। क्लियर, तो यहाँ पर लूप बना लेते हैं, R रेडियस का एक ऐसा लूप कि इस P पॉइंट को उसमें इंक्लूड कर ले, ये हमने लूप बना लिया, ठीक है। ये डॉटेड लाइन मतलब वायर के पीछे साइड में है, ऐसे है लूप। देखो ये हमारा लूप है, ये लूप है, और ये हमारा वायर था, ये सिलिंड्रिकल वायर ऐसे है, ये अंदर ये जो दिखाई दे रहा है ये सिलिंड्रिकल वायर है, और ये लूप उस पूरे वायर को इंक्लूड करता है, वायर ऐसे इसके अंदर से पार होके जा रहा है, ठीक है। तो ये लूप बन गया एम्पीरियन लूप। अब अगला काम क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और डीएल वेक्टर का डायरेक्शन देखना है। तो फिर से वही बात आ गई, करंट किधर जा रहा है पहले ये हमें पता होना चाहिए। तो ये जो हमारा मोटा सा सिलिंड्रिकल वायर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट जा रहा है। जैसे कि जब पतला वायर होता है तो हम ऐसे बना देते हैं करंट, ऐसे एक बार करंट बना दिया, बट ये एक थिक वायर है, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसके अंदर से ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पानी फ्लो होता है। तो यहाँ पर करंट की बजाय बेटर होगा कि हम करंट डेंसिटी लिख लें। करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि करंट डेंसिटी के लिए जे सिंबल यूज़ करते हैं जनरली। करंट डेंसिटी का मतलब करंट पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। ये I/A, ये क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी। थोड़ा यहाँ पे क्लियरली लिख देते हैं, तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, करंट पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया I/A, ठीक है। इतना करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है इस वायर से, यहाँ पे भी बना लेते हैं करंट डेंसिटी I/A। ए को चाहें तो ये पाई ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन हमने मान लिया इस तरफ है, इस मोटे सिलिंड्रिकल वायर में। तो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का डायरेक्शन निकालने के लिए जल्दी से सोचो, अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस हुआ था। करंट का डायरेक्शन ये है, तो P पॉइंट पर डीएल और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। फिर से वही बात है, राइट हैंड ही यूज़ करना है, राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में। करंट इस तरफ जा रहा है, ये देखो बना ना करंट का डायरेक्शन, तो करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब रखना है,
ठीक है। और फिर P पॉइंट की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को करना है। नाउ डायरेक्शन ऑफ पुश विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। एक तो तरीका ये है, दूसरा ये है कि थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो और फिंगर्स को मोड़ो, और ये इमेजिन करो कि तुमने वायर को राइट हैंड से पकड़ के रखा है, तो फिंगर्स जिस तरफ मुड़ रहे हैं वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, इस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो P पॉइंट पर अगर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखाई देगा, ऐसे बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई देगा। ये बाहर की तरफ निकल रहा है ऐसे, बट हमने बोर्ड में ऐसे बना दिया है, तो समझ जाना कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में DL वेक्टर है। ठीक है, तो ये काम हो गया। अगला काम क्या होता है, B डॉट DL करेंगे इस लूप के लिए, ये जो R रेडियस का लूप है इसके लिए B डॉट DL करेंगे। तो B डॉट DL चलो कर देते हैं। B डॉट DL ये कौन से सिचुएशन के लिए कर रहे हैं, एट पॉइंट P व्हेन स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन a। डायग्राम में देख लो, स्मॉल r मतलब O से P पॉइंट का डिस्टेंस, और स्मॉल a क्या चीज़ था, इस सिलेंडर का रेडियस। तो स्मॉल a से बड़ा है r, यानी कि P पॉइंट इस सिलेंडर के बाहर है। ठीक है, तो B डॉट DL कर दिया। B डॉट DL करने से क्या आएगा, B DL cos 0, फिर से 0 एंगल आ गया, cos 0 हो जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा, फिर B को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा DL, फिर DL को इंटीग्रेट करोगे। DL क्या चीज़ था, DL क्या चीज़ था, DL इस R रेडियस वाले लूप का एक एलिमेंट था। तो अगर R रेडियस वाले लूप के एलिमेंट्स DL 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 सारे DL को ऐड कर दोगे, इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई R। ठीक है, तो ये B डॉट DL की वैल्यू आ गई B इंटू 2 पाई R। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग B डॉट DL की वैल्यू लिखेंगे, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि B डॉट DL। एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या बोलता है, म्यू नॉट आई नेट, इतना होना चाहिए। आई नेट का मतलब है कि इस लूप के अंदर कितना करंट आ रहा है। तो इस लूप के अंदर, ये लूप तो सिलेंडर के बाहर है, ये मान लो हमारा पेन, ये सिलेंडर था, सिलिंड्रिकल वायर, और हमारा लूप तो इसके बाहर है, यानी कि यहाँ जितनी भी करंट पास हो रही है सब की सब इस लूप के अंदर आ रही है। और टोटल करंट कितनी थी, आई थी टोटल करंट, तो हम यहाँ पर आई लिख देते हैं, आई नेट हमारा आई के बराबर हो गया। तो ये था लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, और ये लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ। दोनों सेम लूप के लिए लिखे गए हैं, सेम करंट के लिए लिखे गए हैं, तो दोनों ही बराबर होंगे। तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो आ गया B इंटू 2 पाई R इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ से B की वैल्यू निकाल लेंगे, B की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई R। तो ये सिमिलर वैल्यू आ गई जैसे कि एक पतले इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से आई थी। ये जो रिज़ल्ट है, जो अभी कहा गया स्टेटमेंट कि एक मोटे सिलिंड्रिकल वायर के बाहर वाले पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल उतना ही आता है जैसा कि एक पतले इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए आना था। ठीक है, इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि बाहर वाले पॉइंट के लिए ये मोटा वायर बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे कि ये वायर थिक नहीं है, बल्कि सारा करंट यहाँ केवल एक्सिस से पास हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक्सिस, अगर मान लो कि एक्सिस पर एक पतला वायर रखा है, उसमें आई करंट जा रहा है, तो उससे आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है। ये पिछले डेरिवेशन में अभी किया था। तो एक वायर भले ही मोटा था, उस बाहर वाले पॉइंट के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला तो बिल्कुल वैसा ही आया जैसे कि एक थिन वायर जो कि एक्सिस पर रखा हो उसके लिए आता, बिल्कुल सेम आ गया। ऐसा ही कुछ कुछ डिस्कशन हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कि एक स्फेयर पर अगर चार्ज फैला हुआ है तो आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल वैसा ही आता है जैसे कि चार्ज स्फेयर पे नहीं फैला होकर सिर्फ सेंटर पे रखा हुआ हो। बिल्कुल उसी टाइप का रिजल्ट यहाँ पर भी आ गया कि करंट भले ही यहाँ पर एक सिलेंडर में फैला हुआ है, लेकिन बाहर वाले पॉइंट के लिए बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है कि जैसे सारा करंट एक्सिस से पास हो रहा हो।
ठीक है, सिमिलर चीज़ यहाँ पर भी आ गई। तो ये काम तो हमने कर लिया आउटसाइड पॉइंट के लिए, लेकिन अगर ये P पॉइंट सिलेंडर की सरफेस पर होता तो क्या होता? तो अगर हम मैथमेटिकली देखें तो यहाँ पर R इक्वल टू ए हो जाता अगर सिलेंडर की सरफेस पर P पॉइंट होता। तो अगर P पॉइंट को लेंगे हम सिलेंडर की सरफेस पर तो R इक्वल टू ए हो जाएगा, यानी कि P पॉइंट यहाँ आएगा। और जब हम P पॉइंट के लिए एम्पीरियन लूप बनाएंगे तो क्या होगा, वो एम्पीरियन लूप का रेडियस उतना ही होना चाहिए जितना P पॉइंट का डिस्टेंस है। अब इन चीज़ों को हटा देते हैं, इनकी अभी ज़रूरत नहीं है। अब हमारा P पॉइंट आ गया है कहाँ? अब P पॉइंट आ गया है सरफेस पर, इस सिलेंडर की सरफेस पर। तो अब P पॉइंट की डिस्टेंस उतनी ही हो जाएगी जितनी इस सिलेंडर की रेडियस है। ये एक्सिस बना लेते हैं। अब P पॉइंट हमारा यहाँ है, तो P पॉइंट जब यहाँ है तो ये जो R था ये A के बराबर हो गया। और अब हम अगर लूप बनाएंगे एम्पीरियन लूप, तो एम्पीरियन लूप का रेडियस उतना ही हो जाएगा जितना सिलेंडर का रेडियस है। तो फिर जब B डॉट डी एल करेंगे, B डॉट डी एल जब हम करेंगे तो वो B इंटू 2πA हो जाएगा। 2πR आया था ना, अभी R इक्वल टू A हो गया, तो 2πA हो जाएगा। फिर एम्पियर्स सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग लिखेंगे जब हम मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन, तो वो म्यू नॉट आई ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस पर अगर लूप बनाओगे तो भी सारा करंट उस लूप के अंदर आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई ही रहेगा। दोनों को इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2πA। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही आ गया जैसे कि एक्सिस पर सारा करंट पास हो रहा है और उससे A डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सरफेस वाले पॉइंट के लिए भी वैसा ही आ जाता है जैसे कि एक्सिस पर सारा करंट पास हो रहा हो, ना कि पूरे में फैला हुआ हो। दोनों का सेम वैल्यू आ गया, ठीक है। डिफरेंस कब आएगा? जब ये P पॉइंट सिलेंडर की सरफेस के अंदर हो जाए, तब डिफरेंट रिजल्ट हमें मिलेगा। क्यों मिलेगा? उसका जवाब है ये, उसका जवाब ये है। सब मिटा दो, ये इसका जवाब है नहीं। अब हम इसके आगे बनाएंगे डायग्राम में, वो इसका जवाब होगा। तो ये तो हमारा एक्सिस ऑफ द सिलेंडर हो गया, ठीक है। P पॉइंट अगर आ जाए सरफेस के अंदर, सिलेंडर की सरफेस के अंदर, मान लो यहाँ पर आ जाए P पॉइंट, ठीक। अब एम्पीरियन लूप बनाना है, एम्पीरियन लूप होना चाहिए P पॉइंट को इंक्लूड करने वाला। तो जब P पॉइंट को इंक्लूड करने वाला हम एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे ऐसे स्मॉल r रेडियस का। अभी स्मॉल r A से छोटा हो गया, A से छोटा हो गया स्मॉल r। तो अब देखो, जब हमने अंदर लूप बनाया तो लूप के अंदर से कितना करंट जाएगा? पूरा करंट ये जा रहा था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इतने बड़े एरिया से पूरा करंट जा रहा था। बट इस एरिया में से हमने सिर्फ इतना एरिया काट लिया है, इस एरिया को चुन लिया है। इस एरिया में से कितना करंट जा रहा है? टोटल करंट तो आई था, तो पूरा करंट तो इसके अंदर से नहीं जा रहा है, कुछ करंट इसके बाहर से जा रहा है, कुछ अंदर से जा रहा है। तो यहाँ से जितना करंट जा रहा है, अब सिर्फ उतना ही करंट आई नेट में लिया जाएगा। यहाँ पर क्या क्या चेंज आ जाएंगे? रेडियस मान लो हमने ले लिया R, तो 2πR हो जाएगा। और यहाँ पर होता है आई नेट, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि अब आई नेट जो है वो I के बराबर नहीं होगा, बिकॉज I था टोटल करंट। टोटल करंट मीन्स जो इस पूरे एरिया से पास हो रहा था। लेकिन आई नेट क्या होता है? आई नेट होता है एम्पीरियन लूप के अंदर जो करंट जा रहा है, सिर्फ उतना करंट लेना है। तो एम्पीरियन लूप के अंदर कितना करंट जा रहा है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाए? इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो क्लास 8 में जो पढ़ते थे मैथमेटिक्स, वो मैथ्स काम आ जाएगा। तो वो मैथ्स जो क्लास 8 में पढ़ते थे वो क्या था इस काम के लिए? वो था सिंपल सा था यूनिटरी लॉ। यूनिटरी लॉ का मतलब होता है कि यूनिट एरिया से इतना करंट पास हो रहा है, तो इस लूप के एरिया से कितना करंट पास होगा। बहुत सिंपल है। एक एप्पल 5 रुपए का है तो 5 एप्पल कितने रुपए के होंगे? तो 5 × 25 मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल यूनिटरी लॉ है। वही चीज़ यहाँ पर है। तो यूनिट एरिया से कितना करंट पास हो रहा है ये हम ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, जिसको करंट डेंसिटी कहा जाता है। यूनिट एरिया से इतना करंट जा रहा है I/πA², तो इस एरिया से कितना करंट जा रहा होगा? वही हमारा हो जाएगा आई नेट। आई नेट क्या हो जाएगा? करंट डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ द
एम्पीरियन लूप का एरिया इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो जे का मतलब आई बाई पाई ए स्क्वायर, और एम्पीरियन लूप हमारा आर रेडियस का था तो उसका एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर, तो आ गया आई बाई ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ये हमारा आई नेट हो गया, ये आई नेट की वैल्यू हो गई आई बाई ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो यही आई नेट की वैल्यू है, इस वैल्यू को हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो बी डॉट डी एल अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ कितना होगा वो आ जाएगा। ठीक है, ये हमने लिखा था अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, ये वाला जो फील्ड है ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो आई नेट की इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो फिर कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया म्यू नॉट आई बाई ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ये हमारी आई नेट की वैल्यू हो गई। तो म्यू नॉट आई नेट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along this loop according to एम्पियर सर्किटल लॉ। अब ये दोनों को इक्वेट कर देंगे, ये फाइनल स्टेप है इस एप्लीकेशन का। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 3। 1 और 3 को इक्वेट कर दिया हमने, तो आ जाएगा b इंटू टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ आर का एक पावर कैंसिल हो रहा है, तो b इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई टू पाई, ठीक है, ए स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है, और इधर हमने लिख दिया r। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड दिस थिक सिलेंड्रिकल वायर। तो ये और एक एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन हो गया। और यहाँ पर अगर हम चाहें तो ग्राफ बना सकते हैं B और R के लिए। B और R के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, इम्पॉर्टेंट है। B और R का ग्राफ CBSE एग्ज़ाम में भले ना आए, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने का पूरा चांस है। तो B वर्सेस R ग्राफ हमें बनाना है। तो B की वैल्यू कितनी थी, अंदर कितनी वैल्यू थी, ये हमने निकाला। B की वैल्यू थी म्यू नॉट आई टू पाई ए स्क्वायर इंटू आर, तो ये सब तो कांस्टेंट था। तो B R पर इस तरह डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एट सरफेस ये कहाँ के लिए था, ये था R लेस देन A के लिए। नंबर 1 फॉर R लेस देन A, यानी कि सिलेंडर के अंदर। नंबर 2 फॉर R इक्वल टू A, यानी कि इस सिलेंडर की सरफेस पर कितना है, म्यू नॉट बाई टू पाई ए। ये आर पर डिपेंड ही नहीं करता है, यानी कि ये कांस्टेंट है। ठीक है, और तीसरा फॉर आर ग्रेटर देन ए, तो B इक्वल टू आता है म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। यहाँ से हमें पता चल गया B डिपेंड्स इनवर्सली ऑन R। यहाँ पर डायरेक्टली, यहाँ डज नॉट डिपेंड, और यहाँ इनवर्सली डिपेंड्स। तो अगर डायग्राम बनाए, ग्राफ बनाए B और R के लिए, B वर्सेस R, इधर ले लेते हैं R और इधर ले लेते हैं B। यहाँ पर R इक्वल टू 0, यहाँ पर R इक्वल टू A, और उसके आगे R ग्रेटर देन A। तो ग्राफ हमारा कैसे आ जाएगा, जब R लेस देन A है तो B प्रोपोर्शनल टू R है। कहाँ तक, सरफेस तक, क्योंकि सरफेस पर B की इतनी वैल्यू है, ये वैल्यू है यहाँ पर, ये वैल्यू है कितनी, म्यू नॉट आई बाई टू पाई ए। ये सरफेस पर वैल्यू है R इक्वल टू A पर। ठीक है, और अंदर क्या होता है, जब तक R 0 से A नहीं हो जाता तब तक B R के साथ साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होके बढ़ता है, इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर B इज़ प्रोपोर्शनल टू R। उसके बाद क्या होता है, R बढ़ेगा तो B घटेगा, B प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R, तो ये ऐसे घटेगा। ठीक है, बट यहाँ इसको ज्वाइन नहीं कराना है, क्योंकि ज्वाइन कराने का मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। 0 तो तब होगा जब R इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ पर B प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R हो गया। तो ये हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ का। और एक एप्लीकेशन हमने कर लिया, अभी भी 2 एप्लीकेशन बाकी है एम्पियर सर्किटल लॉ के। वो है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए सोलेनॉइड और मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए टोरॉइड। और सोलेनॉइड और टोरॉइड क्या होता है ये नेक्स्ट क्लास में, और उनका मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ
वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा।